नमस्कार। कार्यक्रम नो पॉलिटिक्स प्लीज इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे स्टालवर्ट, एक ऐसे दिग्गज और कदावर नेता से हम बात करेंगे जिनके राजनीतिक जीवन से अधिक मैं कहूँगा उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे रंग हैं। रंग ये हैं कि सबसे पहला खूबसूरत रंग होली हमारे करीब है, अब वो रंग है मस्ती का रंग। उन्होंने अक्सर राजनीति के लंबे स्पैन में जहां आपको बहुत कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, उन्होंने अपने मस्ती के इस रंग से अपनी भी रक्षा की है, अपने राजनीतिक जीवन की भी रक्षा की है। वो मुस्कुराते रहे। मध्य प्रदेश से उन्होंने खुद ही उस समय जब वो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बेहद अहम पड़ाव पर रहे, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रहे, जहाँ तक मुझे याद है उद्योग मंत्री रहे, तब उन्होंने दिल्ली जाना चुना और दिल्ली में पूरी सक्रियता से उन्होंने काम किया और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। फिर वो मध्य प्रदेश लौटे हैं रिसेंटली, फिर सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर और नेशनल जनरल सेक्रेटरी जैसे कई महत्वपूर्ण पदों के साथ पश्चिम बंगाल में धूमधाम के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाने वाले कैलाश विजयवर्गीय जी से। सर बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद शरद जी। कैलाश जी, मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। कई बार मैं सोचता हूँ कि टाइम मशीन होती ना तो मैं ले जाता कि वो श्रमिक बस्ती में खेलते हुए एक छोटे से 8-10 साल के कैलाश विजयवर्गीय जी। जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं, बाबूजी बहुत सिद्धांत प्रिय हैं, बहुत जीवन को बहुत कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ाते हैं। उस समय कैलाश जी क्या सोचते थे? उस समय लगता था कि आगे संघर्ष करना है और संघर्ष करने की प्रेरणा मुझे अपने माता पिता से ही मिली। विशेषकर मेरी माँ ने हमेशा एक बार कहा कि यदि सत्य के मार्ग पर चलेगा तो हनुमान जी तुम्हारे साथ रहेंगे जी। तो मैं कभी डरा नहीं, मुझे विश्वास था कि मैं ठीक रास्ते पर चल रहा हूँ। हनुमान जी मेरे साथ है तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। वाह, ये पहला मंत्र था जो माता जी से मिला। बिल्कुल माता जी से मिला। जी जी जी। फिर इसको लेकर आगे बढ़ते रहे आप। कभी जीवन में अभाव ने परेशान नहीं किया कि इतनी चुनौतियां हैं? क्योंकि वो समय जब मिल्स बंद होना शुरू हो रही थी, सबके चेहरे पे परेशानी थी, आगे घर कैसे चलेगा? देखिए, मैं विधायक बना जब तक काफ़ी अभाव की ज़िंदगी में था जी। विधायक बनने के 5 साल बाद भी हम सब लोग बहुत ही आर्थिक रूप से थे, पर कुछ ईश्वर की कृपा रही कि हमारे यहाँ घर की दुकान है हमारी एक, हमने उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया और अच्छी चलने लगी तो अभाव ख़त्म हो गया। जितनी आवश्यकताएं वो दुकान से पूरी होने लग गई। तो ये बात सही है कि एक लंबे समय तक अभाव की ज़िंदगी जी, पर अभाव का ऐसा प्रभाव अपने ऊपर नहीं रहा बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो मिला जैसा मिला और जही विधि राखे राम ताही विधि रही है, ये सोचकर आगे बढ़ते चलेंगे। जी जी। तो ये चीज़ तो मैं समझ पा रहा हूँ कि बचपन से जैसा आपने हमें बताया कि माता जी का ये कहना था कि हनुमान जी आपके साथ हैं, तो अध्यात्म की एक धारा से भी जुड़ाव उसी समय गहरा हुआ। क्योंकि मैंने आपको बहुत डूबते हुए देखा। मुझे लगता है कि संतों का साथ जितना आप लालायित रहते हैं, किसी भी शहर में आपको पता चल जाए कि ये कोई दिव्य संत हैं जिनको सुनना, जिनको अनुभव करना बहुत दुर्लभ है, तो आप तुरंत सब काम छोड़कर आप पहुँचते हैं और सेवा में रहते हैं उनकी। देखिए, ऐसा है कि मेरी माताजी ने शुरू से, जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे यहाँ चाय तो बनती नहीं थी, दूध पिलाते थे सबको। तो दूध जब मिलेगा सुबह, जब रामचरितमानस के 10 दोहे अर्थ सहित सुनाओ जोर जोर से, तो हमारी माताजी काम करती रहती थी, हम जोर जोर से अर्थ सहित 10 दोहे सुनाते थे। उसके बाद 1 गिलास दूध मिलता था। तो ऐसे ही रात को सोते वक्त भी भोजन जब मिलेगा, जब अर्थ सहित 10 दोहे सुनाओ। तो रामचरितमानस मैंने बचपन से बहुत पढ़ी। तो पहले पढ़ते थे, समझने और सीखने की इतनी बच्चों में पढ़ना, बाकी उसको समझना, इसके लिए तो समय लगता है। पर बाद में जब रामचरितमानस को समझने लगे तो ऐसा लगा कि हमारी माताजी ने हमको बचपन में अमृत दिया था और वो अमृत है, वह आज के जीवन के अंदर आपको निराशा से दूर करने वाला है। और यदि मैं कहूँ कि मैं थोड़ा बहुत अगर अपने जीवन में सफल हुआ, थोड़ा बहुत भी, तो उसमें रामचरितमानस का बहुत बड़ा हाथ है। निश्चित तौर पर ये हम देखते भी हैं आपके व्यक्तित्व में। एक और चीज़ जो मैंने सुनी है, कितनी सत्य है मुझे नहीं मालूम, कि जब आपको राजनीति में मौका मिला
तो जिस जगह से मौका मिला, तो ये पार्षद की बात थी या विधायकी की बात थी, इसको मैं थोड़ा सा गड़बड़ हूँ इसमें, लेकिन उस समय आप कहा जाता है कि एक बंद कमरे की मीटिंग में कैलाश जी ने ये कहा था कि मुझे जिस जगह से आप उतार रहे हैं वहाँ से लड़ने की चुनौतियाँ अपनी जगह हैं और उसका प्रभाव और कुछ और चुनौतियाँ भी मेरे साथ आ जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए। कुछ ऐसा था क्या? ये भी वही आग थी आपके भीतर की? मैंने कभी भी, जब मुझे कोई चैलेंज मिलता है तो मेरे को मज़ा आता है। कोई टफ टास्क दे तो मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरी परीक्षा का समय है, तो बहुत एंजॉय करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर सफलता मिल जाए। और भगवान की ऐसी कृपा रही कि जहाँ जहाँ भी जब पार्टी ने मुझे टफ टास्क दिया या सरकार ने कभी टफ टास्क दिया तो ईश्वर ने मेरी रक्षा की है और वो सफल हुआ। जैसे मैं कहूँ कि सिंहस्थ का एक चैलेंज था 2004 में, 90 दिन का हमारे पास समय थे, उमा जी ने चुनौतीपूर्ण काम दिया। वहाँ पर महाकाल स्वयं बैठते हैं, उनकी कृपा ऐसी रही कि सिंहस्थ सफल हुआ। फिर वहाँ से निकले और हरसूद खाली करवाना था, वो इतनी बड़ी चुनौती थी हरसूद खाली करवाना, और वो सिर्फ 15-20 दिन में खाली करवाना था क्योंकि मानसून आने वाला था। और हरसूद वालों के साथ में बैठा, कुछ बात हुई और हरसूद खाली हो गया। उसके पहले बहुत प्रयास हुए थे, वहाँ पथराव और कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई थी, पर मैं गया, पर वहाँ के लोगों ने मान लिया। तो मुझे लगता है कि कुछ ईश्वर की कृपा है कि जब भी कोई चैलेंजिंग काम मिलता है और मैं उसको स्वीकार करता हूँ तो ईश्वर मेरे साथ खड़ा रहता है। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि आपने कभी अपनी जो आपकी शर्तें आपने जीवन के लिए या राजनीतिक जीवन के लिए तय की हैं, उससे आप दाएं बाएं नहीं हुए कैलाश जी। मुझे याद आता है एक बहुत ताकतवर नेता 2004 में कुछ बात ऐसी हुई, आप शिरडी निकल पड़े। मध्य प्रदेश में बड़ा आश्चर्य था कि अरे बाप रे बाप, इतने कद्दावर नेता, इतनी तमाम बातें, लेकिन आपने कहा नहीं, मैं प्रभु की शरण में जा रहा हूँ। कोई टीका टिप्पणी नहीं की आपने, लेकिन आप निकल पड़ते हैं। आज भी हम आपके मिजाज में, वो जो लोग बहुत बात कहने से झिझकते हैं, आप वो बात अपने अंदाज में कह जाते हैं। मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपने पर्सनल जीवन में भी कुछ प्रिंसिपल बनाना चाहिए, अपने कुछ उद्देश्य होना चाहिए, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो मैंने जीवन के अंदर कुछ अपने पर्सनल प्रिंसिपल बनाए हैं, उससे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, क्योंकि जिस दिन उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा तो मैं अपनी नज़र से गिर जाऊँगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो इसलिए कई बार बड़े नेताओं की डांट का शिकार हुआ उसमें, पर मैंने उसकी चिंता नहीं की। मैंने कहा नहीं, ये तो सही है, जो मुझे सही लगता है वो सही लगता है। तो मैंने फिर उस पर अड़िग रहा। मैं उस समय थोड़ा सा नुकसान ज़रूर हुआ, पर ठीक है। आज इस बात का गर्व है कि मैंने अपने निजी जीवन के प्रिंसिपल बनाए हैं, उससे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कैलाश जी, एक इंटरव्यू में मुझे याद आता है, आपने बड़ी मार्मिक और मन को छू लेने वाली बात कही थी। आपने कहा था जब राजनीति की काल कोठरी में कुछ आरोप लगते हैं, तो आपने कहा था कि एक रात मेरा बेटा मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि पापा, ये सब कुछ जो छप रहा है अखबारों में, इसमें कितनी सच्चाई है। तो आपने बहुत, जबकि आप अपने राजनीतिक शिखर में अभी भी पीक पर हैं, अपने शिखर से आप कभी हटे नहीं, लोगों की दृष्टि हो सकती है, उस समय भी आप बहुत महत्वपूर्ण पद पे थे। आपने कहा उस समय मुझे लगा कुछ देर के लिए कि राजनीति छोड़ दूं। ये सही है बिल्कुल, क्योंकि जब अपने आपके ऊपर शक करने लगे तो जीवन का सबसे ख़राब समय होता है। और चूँकि मेरा बेटा उस समय विद्यार्थी जीवन में था, इतनी परिपक्वता नहीं थी, पर उसमें डैशिंग था कि उसने मुझसे पूछा, तो मैंने उसके डैशिंग को सैल्यूट किया और मैंने कहा बेटा, राजनीति में सब चलता रहता है और तुम अपने पापा पे विश्वास रखो। मैंने कहा मेरे पापा ने, मतलब उसके दादाजी ने मुझे एक बात ज़रूर समझाई थी बचपन में कि कोई कितने भी आरोप लगाए, कांच के सामने खड़े हो, अपनी आँख से आँख मिलाओ। अपनी आँख से आँख मिला लोगे तो पूरी दुनिया को परास्त कर दोगे। जिस दिन अपनी नज़रों से गिर गए, उस दिन तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तो ये मेरे पिताजी ने जो मुझे सीख दी, उस पर मैं हमेशा रहा कि मैं अपनी आँख से आँख मिलाता हूँ रोज़ और अपना आकलन करता हूँ और प्रसन्न होकर घर से निकलता हूँ कि मेरा कल का दिन बहुत अच्छा गया, आज भी दिन अच्छा जाएगा। बिल्कुल, आपने ठीक है। एक और आपसे जुड़ा किस्सा जो मुझे याद आता है, जो मैं सुनता हूँ, कि आपके पिताजी अक्सर कुंभ में जाया करते थे, प्रयागराज, और वहाँ अपना सामर्थ्य अनुसार जिसको भोजन बनाने के लिए सामग्री देना, बना बनाया भोजन नहीं, वो कच्चा कि आप बना लो, पता भैया, बना के भोजन देते थे मेरे ख्याल से, और कुछ 1 रुपये 50 पैसे जो भी उनका सामर्थ्य था,
और एक संत आपके घर आए थे जिन्होंने कहा कि मैं वो ऋण उतारने आया हूँ। आपके पिताजी वहां बैठते तो आपने कहा था शरद जी नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, ये एक चेन है, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। वो संत वो ऋण उतारने के लिए आपके घर आ जाए, ये ठीक है सर? ये सारी बातें ये बिल्कुल सही है। एक दिन एक संत अचानक घर पे आए, बोले बेटा 65-66 में तेरे पिताजी ने बाबा विश्वनाथ मंदिर के सामने मुझे भोजन कराया था। शंकर लाल तेरे पिताजी का नाम है। मैं आश्चर्यचकित रह गया। उनकी उम्र काफ़ी थी, तो उन्होंने कहा कि बस ऐसे ही मैंने सोचा शंकर लाल तो नहीं, उसके बेटे से मिलकर आया, मैं उनको आशीर्वाद देने आया हूँ। बहुत मतलब मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। फिर मुझे याद नहीं था कि पिताजी कब गए, तो मैंने पुराने दस्तावेज ढूंढे तो वो बिल्कुल 66 में बाबा विश्वनाथ मंदिर पे गए थे। तो मुझे, क्योंकि मेरे पिताजी की आदत थी कि हर चीज़ वो नोट करते थे, उनकी डायरी आज भी है मेरे पास, तो कभी कभी मैं पन्ने पलट के देखता हूँ बहुत सारी चीज़ों को। तो उसमें बाबा विश्वनाथ मंदिर उन्होंने दर्शन किए थे 66 में। तो मैंने फिर उन बाबा को प्रणाम किया। फिर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो किसी को भी नहीं पता थी। पता नहीं, संतों के लीला तो हम समझ नहीं सकते, अद्भुत जी। हाँ, लेकिन चीज़ें लौटती हैं आपके पास। जो बाबूजी ने वहाँ जो सदकर्म के रूप में जो एक उपक्रम किया, वो संत उसको लौटाते हुए, उसको स्मृति में रखते हुए आपको बताने आए, और शायद एक संदेश भी था कि जैसा उन्होंने किया वैसा कैलाश जी को भी करना। देखिए, हमारे यहाँ एक मान्यता है कि माता पिता जो वृक्ष लगाते हैं, उसकी जो वृक्ष की सेवा करते हैं उसमें से फल वैसा ही निकलता है। तो माता पिता अगर संस्कार देंगे तो संस्कारित बेटा पैदा होगा। माता पिता ने अगर संस्कार नहीं दिए तो फिर ऐसे ही बेटा पैदा होता है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिताजी ने मुझ पर बहुत मेहनत की, मुझे संस्कार दिए, मुझे अध्यात्म से जोड़ा, मुझे संतों के बीच में ले गए, और समय समय पर ये कहा कि बेटा डरना मत ज़िंदगी के अंदर कभी भी। अच्छा काम करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं बंगाल में था, मुझे एक बार 1000, 1500, 2000 लोगों ने घेर लिया, तो और हथियारों से घेर लिया था। तो मेरे को एकदम मेरी माँ की याद आई, क्लिक कर गया कि मेरे साथ हनुमान जी है। तो मैं ऐसा निडर होकर उनसे लड़ा, और 7 मिनट का जो समय था, वो 7 मिनट का, वो मेरे जीवन का वो समय था कि यदि उस वक्त अमित शाह जी से फ़ोन पे बात नहीं होती तो हो सकता है कि मैं इस दुनिया में नहीं रहता। पर अमित शाह जी से बात हुई, उन्होंने एकदम मेरी व्यवस्था की और मुझे वहाँ से निकाला। पर मैं डरा नहीं शरद भाई। 2000 लोगों ने घेर लिया, पर मैं डरा नहीं उस वक्त भी। मैं बिल्कुल निडर होकर खड़ा रहा, और मैंने गाली भी दी कि तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो हाथ लगा के देखो। हमने देखा है, हाँ, हमने ये दृश्य भी देखा है, और हमने कई बार मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए भी देखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मर्यादा हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित है, कि जहाँ उसे लगे कि उसकी मर्यादा पर कोई बात है तो वो अपनी बात कहता है। और आपने कभी गरिमा का उस तरह से उल्लंघन नहीं किया, लेकिन हाँ, शब्दावली आपकी तीखी हो सकती है। जीवन में सबसे उलझन का क्षण कब रहा, कब ऐसा लगा? जैसे एक क्षण मेरे जीवन में आया था कैलाश जी, वो मुझे गुरुदत्त का वो गीत बिल्कुल याद आ रहा था कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, छोड़ो सब। इतना ज़्यादा अवसाद, इतना ज़्यादा निराशा थी उस वक्त मेरे जीवन में। क्या ये, मुझे लगता है हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ये क्षण आता है जब किसी पर विश्वास नहीं होता, ऐसा लगता है सब छल प्रपंच से घिरे लोग हैं हमारे आसपास। दरअसल क्या है कि मेरी आध्यात्मिक रुचि बचपन से रहती। जब भी कभी इस प्रकार का भाव आया तो मैं तत्काल उठ के वहाँ जाकर बैठ जाता हूँ। जैसे महाकाल का मंदिर है, किसी भी निराशा हो, बहुत जीवन के अंदर जो आप कह रहे उलझन अगर मैं गिनाऊंगा तो बहुत सारी, मैं समझ सकता हूँ, पर उसका हल वहाँ बैठने से मिल जाता है। हनुमान जी के सामने बैठ जाओ आप, बस विचार करो, तो वहाँ से एकदम हल मिल जाता है। तो इसे विश्वास कभी टूटा नहीं कि यार इससे निकल नहीं पाएंगे। विश्वास है भगवान पे बहुत ज़्यादा, और निकल जाते हैं। मैंने ये भी देखा कि जिनके साथ आपके संबंध रहे कैलाश जी, आपने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। जब मैं हमेशा आपके, कभी चाहे वो मीडिया से जुड़े लोग हों, चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग हों, चाहे वो इंदौर के लोग हों, चाहे वो मध्य प्रदेश में कहीं भी, कल भी एक दिन पहले भी आपने टीका राम जी का जिक्र किया छिंदवाड़ा में, वो बहुत प्रेम से याद किया आपने। बहुत कम है अब ये चीज़ें, क्योंकि शक्ति ही शक्ति को प्रणाम करती है, गिव एंड टेक का ही समय है। इस पर आप नई पीढ़ी के राजनेताओं को क्या कहेंगे कि संबंधों में निवेश ही सबसे बढ़िया निवेश है? देखिए, संबंध ही पूंजी है सबसे बड़ी जी। और मुझे लगता है कि मैंने अपने अभाव की बात कही थी कि अभाव में भी मुझे संबंधों के कारण हमेशा बहुत मदद मिली। मतलब इतनी मदद मिली कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कभी किसी सामने ज़िंदगी में हाथ ही नहीं फैला है। इतने चुनाव लड़ा, किसी के पास पैसा मांगने नहीं गया,
अपने आप ही, क्योंकि संबंध इतने घनिष्ठ मुझे लगता है आपने दिया है जी, मांगा कभी नहीं। और दरअसल सामान्य समय में भले आप लोगों से नहीं मिलो, पर जो व्यक्ति संकट में हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई भी हो, उस वक्त ज़रूर उसकी मदद करना चाहिए जीवन के अंदर, क्योंकि भगवान ने आपके पास यदि ये क्षमता दी कि आप किसी की मदद कर सको तो ज़रूर करना चाहिए। तो मेरी माँ ने एक बार कहा था, दुश्मन भी थारा दरवाजा आ जाए तो उसकी मदद कर जेना ना, पर उके लौटा जे मत। तो ये मेरे जीवन के अंदर सब मेरी माताजी और पिताजी के जो संस्कार हैं वो जीवन में घूमते रहते हैं कि दुश्मन भी अगर घर आ जाए और उसको की मदद की आवश्यकता है उसको तो मदद कर देना चाहिए। बहुत सुंदर बात आपने कही। और मैंने आपके माताजी के साथ संबंधों को देखा है कि एक बहुत, आप जाके बिल्कुल बालक हो जाते थे। आखिरी सवाल है मेरा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। कैलाश जी क्या इस फिलॉसफी को मानते हैं, या ऐसा मानते हैं कि जीवन जैसा मिला है उसको स्वीकारो, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया? देखिए, वास्तव में कभी भी किसी व्यक्ति को समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता है, और इसलिए इस बात का हमेशा इंतज़ार करना चाहिए कि यदि आपके भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो जो मिले उस पर संतुष्ट होना चाहिए। यदि जो आपके पास है उससे व्यक्ति संतुष्ट है तो उससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। और ये सब मैंने ग्रंथों में, संतों से, माता पिता से सुना है कि जो आपके पास है उसको एंजॉय करो, जो नहीं है उसके लिए विलाप मत करो। जब वो होगा तो वही मिल जाएगा, होगा तो हाँ, आपकी किस्मत होगा तो आ जाएगा। अपने को सुयोग्य रखो, लेकिन मिले अवसर तो प्रमाणित करो। हर चैलेंज को बहुत गंभीरता से लेते हुए अपने आप को सिद्ध करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और सफलता अगर प्राप्त करनी हो तो डेडिकेशन के साथ काम करो। बहुत शुभकामनाएं कैलाश जी, आपकी अभी काफ़ी लंबी चौड़ी राजनीतिक यात्रा है, और अब आप फिर अपने उसी मध्य प्रदेश में हैं जिसमें आपने इंदौर को एक महापौर के तौर पर, सबसे स्वच्छ शहर की नींव मुझे याद आता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी उसके पहले, आप कह सकते हैं कि स्टेपिंग स्टोन रखने वाले किरदार हैं आप, जिन्होंने पहला पत्थर रखा था इंदौर के लिए। जितनी मोहब्बत थी आपकी, और उसके लिए आपने कई अपने राजनीतिक यात्रा में कभी ये नहीं किया, चाहे कांग्रेस के पास जाना पड़े, चाहे किसी और के पास जाना पड़े, चाहे इंदौर के लोगों का सहयोग लेना पड़े। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये थे कैलाश विजयवर्गीय जी। एक राजनेता के जीवन को अक्सर हम उसकी राजनीतिक यात्रा से ही जोड़कर देखते हैं, उसने क्या पाया, क्या खोया। लेकिन मैं बेहिचक आपको ये कह सकता हूँ कि मेरे साथ जो मध्य प्रदेश के ही नहीं, देश की राजनीति के एक बेहद महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं राजनीति के, कैलाश विजयवर्गीय, वो बहुत भिन्न हैं, वो बहुत मुख्तलिफ हैं। ये अलग बात है कि वो उन राजनेताओं में से नहीं है जो पुस्तकें लिखकर अपने मन की बात कहते हैं, या बहुत प्लान्ड वे में अपने बारे में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश मीडिया के ज़रिए या अपने राजनीतिक ऑरा से करते हैं। लेकिन ये बहुत भिन्न है। इन्होंने राजनीति को कभी भी दलगत राजनीति में नहीं समेटा। आज भी उनके तमाम राजनीतिक दलों से, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी उनके कट्टर आलोचक भी कहते हैं कि इस बंदे में बात अलग है, बंदे में है दम। और यही वो कैलाश विजयवर्गीय जिनके मन में कटुता नहीं है। वो बहुत तत्क्षण वो उनका रौद्र रूप आपको देखने को मिलता है, और अगले पल मुस्कुराते हैं कि जीवन में रखा क्या भाई, आओ ना बैठ के चाय तो पीते हैं यार। हमारे यहाँ मालवा में तो यही कहा जाता है। गहरे आध्यात्मिक भाव हैं उनके भीतर, और उतने ही साहसी हैं। ये उनके परिवार से उनको परंपरा मिली। आप सोचिए कि कोई राजनेता कहेगा, अगर पुत्र पूछता है कि राजनीति छोड़ दूं, ये बात उन्होंने, मुझे याद आता है कि कम से कम 12 साल 15 साल पहले ये बात उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कही थी। वो कभी भी समस्याओं से मुंह नहीं चुराते, और अपने शरीर को, अपने मन को उन्होंने राजनीति की इस भट्टी में खूब तपाया है। और इस कोने में वो अकेले रहे हैं, बिल्कुल अकेले भी रहे हैं। कई क्षण ऐसे रहे हैं जब उन्हें लगा कि कोई साथ नहीं, फिर भी कैलाश जी उस भट्टी में तपने के बाद निकले हैं, और ये कहते हुए निकले हैं कि समय से पहले, वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता, लेकिन हर चैलेंज के लिए तैयार रहो, हर चुनौती के लिए तैयार रहो। और किसी भी लेवल पर कोई भी मौका और अवसर आपको मिलता है तो आपके भीतर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको प्रूव कर सकें। नो पॉलिटिक्स प्लीज में इतना ही। अगली बार किसी और नेता के मन में झांकने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए करेंगे। नमस्कार।